बायोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड मॉड्यूल। आज का जो टॉपिक है थर्ड मॉड्यूल के अंदर, देखिए आज जो टॉपिक है वो है एनर्जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड हाउ इट एक्चुअली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड प्लांट्स। देखिए एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क और पोटेंशियल ऑफ डूइंग द वर्क, तो उसे कहा जाता है एनर्जी। अब देखिए एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, काइनेटिक, थर्मल, आपकी इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे जो है वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर जो होता है इट इज़ द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द हीट। जो इंटेंसिटी होती है हीट की उस पर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर, और उससे ही कहा जाता है क्या, टेम्परेचर। मतलब डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, तो उसे वो होता है टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हीट की इंटेंसिटी जो है वो लो है तो टेम्परेचर जो है लो होता है। इफ द इंटेंसिटी इज हाई तो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है क्रॉप के डेवलपमेंट में, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखिए जर्मिनेशन के लिए जो है सर्टेन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो टेम्परेचर एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी प्लांट्स के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, अर्थ के लिए जो है टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू मूव। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन फॉर्म में जो है एक ऑब्जेक्ट को लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम जो है वो स्विंग करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो मोशन क्रिएट हो रहा है दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। वन अनदर एग्जाम्पल, आप सीलिंग फैन देखते हैं, फैन को आपने ऑन किया, पावर आप स्विच ऑन करते हैं फैन का, तो फैन जो मोशन में आता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी उसको मिलती है वो उसे जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है वो मोशन में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हीट की। देखिए अब हीट क्या होता है, हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन दैम। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो हीट होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है ट्रांसफ़र होती है, जो उनके बीच का टेम्परेचर होता है उसके कारण। अब देखिए हीट में आपने जैसे कोई भी एक रॉड है, आयरन रॉड है, वो आपने जो है गर्म की, तो देखिए वो जो है थोड़ी टाइम बाद जो है पूरी आयरन रॉड जो है गर्म हो जाती है, वन एंड टू अनदर एंड तक जो है जो टेम्परेचर है वो जो है इंक्रीज होते होते जो हीट होती है वो जो है पूरे ही रॉड में डिस्पर्स हो जाती है। इसी तरह से देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो ड्यू टू टेम्परेचर वो जो है उसका जो है वो ट्रांसफ़र होने लगती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसे कहा जाता है हीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिबल हीट। देखिए सेंसिबल, यहाँ पे सेंस यूज़ हुआ है, मतलब कि इसे जो है सेंस किया जा सकता है, इट कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के द्वारा जो है इसे मेजर किया जा सकता है एंड इट कैन बी सेंस बाय द ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स। और ये जो है डिग्री सेल्सियस और कैल्विन में, जो कैल्विन और फ़ारेनहाइट जो है इसकी मेजरमेंट जो है यूनिट है। तो सेंसिबल हीट जो है जिसे हम सेंस कर सकते हैं, वेदर इट इज़ कोल्ड, हॉट, जो भी जिस तरह का भी जो जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं वो होती है आपकी सेंसिबल हीट, उसे कहा जाता है सेंसिबल हीट। नाउ लेट्स मूव टू लेटेंट हीट। नाउ लेटेंट हीट क्या होती है कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक सब्सटेंस को चेंज करने में टू हाई स्टेट ऑफ दैट मैटर। फॉर एग्जाम्पल कि वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है उसका लेटेंट हीट। अब देखिए अगर वाटर को जो है वाटर वेपर में चेंज करने के लिए 600 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो है उसकी लेटेंट हीट होती है। नेक्स्ट वाटर को जो है आइस में जो है चेंज होने के लिए आपको 80 कैलोरीज की जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो है उसकी लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट बेसिकली जो है एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस टू हायर स्टेट ऑफ दैट मैटर। उस मैटर के जो एक दूसरा जो उसका
रूप होता है, दूसरा जो उसकी फॉर्म होती है, उसमें चेंज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो स्काई का कलर होता है ब्लू कलर, वो किस रीज़न से होता है उसकी बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को सन से जो है स्कैटर करते हैं एटमॉस्फेयर में मोर देन दी रेड लाइट। रेड लाइट की अपेक्षा वो ब्लू लाइट को ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर में स्कैटर करते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का जो सर्कमफेरेंस होता है इट इज़ 1/10 ऑफ द वेवलेंथ। 1/10 ऑफ द वेवलेंथ होता है उनका जो सर्कमफेरेंस होता है, और इस फिनोमिना को कहा जाता है आपका रे लाइट स्कैटरिंग। रे लाइट स्कैटरिंग इस फिनोमिना को कहा जाता है, जिसमें ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड होती है ज़्यादा कंपैरिजन टू रेड लाइट। अब नेक्स्ट जो है इसमें वाइट लाइट जो स्कैटर होती है, जब वाइट लाइट जो है स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर में, उस फिनोमिना को कहा जाता है मे लाइट, MEI, मे लाइट स्कैटरिंग या मे स्कैटरिंग। तो उसमें जो मॉलिक्यूल का सर्कमफेरेंस होता है वो होता है आपका 30 टाइम्स ऑफ दी वेवलेंथ के 30 टाइम्स होता है उनके मॉलिक्यूल्स का जो है सर्कमफेरेंस। तो ये था आपका ब्लू लाइट। अब बात करते हैं कि रेड लाइट ऑफ द स्काई एट सनसेट एंड सनराइज। देखिए जो रेड लाइट होती है आपकी स्काई की, वो किस तरह से होती है सनसेट और सनराइज के टाइम पे। देखिए उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लू लाइट को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लू लाइट को स्कैटर अवे कर देते हैं एटमॉस्फेयर से, और जो है लाइन ऑफ साइट जो होती है उससे जो ब्लू लाइट होती है उसको स्कैटर अवे कर दिया जाता है, मतलब उसका जो स्कैटरिंग है उसे जो है सप्रेस कर दिया जाता है जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से जो है रेड कलर जो है वो जो है विजिबल होता है एट सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, जो साइट लाइन होती है ना उससे जो है इसे स्कैटर अवे कर दिया जाता है ब्लू लाइट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। तो इस तरह से जो है स्काई का कलर ब्लू और जो है रेड होता है एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। नेक्स्ट वन है डिस्पोजिशन ऑफ द सोलर रेडिएशन। किस तरह से जो है डिस्पोजिशन होती है सोलर रेडिएशन की, उसकी बात करते हैं। देखिए जो सोलर रेडिएशन होता है ये कितने कितने अमाउंट में जो है सरफेस पे अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, कितने अमाउंट में जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए 25% जो सोलर रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस में बाय द क्लाउड क्या करते हैं कि 25% का जो रेडिएशन होता है सोलर रेडिएशन उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो 6% होता है, अराउंड 6%, ये जो है आपका एयर, डस्ट और वाटर वेपर इन सब के द्वारा जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वापस चले जाता है अर्थ सरफेस पे जो है नहीं पहुंचता। तो इस तरह से जो है 6% जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है एयर, डस्ट और वाटर वेपर से। नेक्स्ट 30% की जो स्कैटरिंग होती है, ठीक है, डाउनवर्ड स्कैटरिंग, वो आपके जो है शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ। इसका मतलब है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है उस फॉर्म में जो है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है कंपेरिजन टू लॉन्ग वेवलेंथ। मतलब शॉर्टर वेवलेंथ में जो है अराउंड 30% जो है रेडिएशन का स्कैटरिंग होता है। मतलब कि जो शॉर्टर वेवलेंथ जैसे UV रेज हो गया और जो IR रेज हो गई, तो शॉर्टर वेवलेंथ में जो है स्कैटरिंग होता है अराउंड 30% का। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ के कंपैरिजन। अब देखिए 17% जो रेडिएशन होता है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अराउंड 17% जो है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से जो है डिस्पोजिशन होती है सोलर रेडिएशन की, और इसके बाद जो अमाउंट बचता है 50% जो है आपके अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो है सोलर रेडिएशन का जो है डिस्पोजिशन होता है। डिस्पोजिशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से जो है सोलर रेडिएशन इतने इतने अमाउंट में जो है आपके अर्थ सरफेस तक रीच करता है। तो ये था एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्म, और जो है टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, जो डिफरेंट रीज़न हैं उनके रीज़न और वो
किस तरह से जो है एटमॉस्फेयर में अकर करता है वो फिनोमिना, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लाइट की। ठीक, लाइट क्या है एंड इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सो लाइट is the visible portion of the solar spectrum with the wavelength of 0.39 to 0.76 micron। मतलब वो पोर्शन सोलर रेडिएशन का which is visible in the atmosphere उसे कहा जाता है लाइट। और लाइट हैज़ अ crucial role in the development and growth of living beings, not for the plant and not for the crops but also for the living beings on the earth surface, इवन फॉर द अर्थ। तो अर्थ में लाइट का जो है एक क्रूशियल रोल है जो कि क्रॉप के डेवलपमेंट में, लिविंग बीइंग के डेवलपमेंट में जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब देखिए लाइट जो है उसमें जो है लाइट की रिक्वायरमेंट जो है किस तरह से जो है हमारे क्लाइमेट में है, किस तरह से जो है क्रॉप्स के लिए है। अब देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं लाइट के, वो जो है प्लांट में वाइटल फंक्शंस के लिए जो है आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपको फ्लावरिंग के लिए, प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए जो है एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जो है रिक्वायरमेंट होती है लाइट की प्लांट के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए और जो है बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट के लिए हमको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइट की। नाउ व्हाट इज लाइट? द विजिबल पोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन या सोलर स्पेक्ट्रम का जो विजिबल पोर्शन होता है उसे कहा जाता है लाइट, which has the wavelength range from 0.39 to 0.76 माइक्रोन। तो इस वेवलेंथ के अंदर जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, सोलर रेडिएशन का जो पार्ट है जो विजिबल होता है इस रेंज के अंदर, वो जो होता है लाइट। देखिए लाइट हैज़ अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, नॉट फॉर द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, फॉर द लिविंग बीइंग ऑल्सो। और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारी अर्थ के लिए इवन लाइट जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब देखिए प्लांट के लिए किस तरह से जो है लाइट क्रूशियल रोल प्ले करती है। लाइट इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर प्लांट। एक क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि वाइटल फंक्शंस को, बहुत सारे वाइटल फंक्शन को प्लांट में जो है एक्सेस करता है। लाइट जो है बहुत सारे पिगमेंट के सिंथेसाइजेशन में सिंथेसाइज करता है बहुत सारे पिगमेंट्स को, लाइक क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करता है प्लांट में, और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। अब देखिए लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, क्वालिटी होती है, ड्यूरेशन होती है, वो सारी डायरेक्शन होती है, वो क्रॉप के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होती है। तो आगे जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की। देखिए लाइट इंटेंसिटी जो होती है ये जो है एक अमाउंट होता है लाइट का, कि कितने अमाउंट में जो है लाइट अवेलेबल है या कितने अमाउंट में लाइट रिक्वायर्ड है, उस अमाउंट को, उस डिग्री ऑफ अमाउंट को कहा जाता है लाइट इंटेंसिटी। अब देखिए प्लांट के लिए जो है किस तरह से जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो रिक्वायर्ड होती है। देखिए लाइट इंटेंसिटी जो होती है इसकी जो यूनिट्स होती हैं, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर, तो इसे जो है मीटर कैंडल में मेजर किया जाता है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम 1 फुट देन इट शुड बी मेजर्ड इन फुट कैंडल। तो ये जो है इसकी यूनिट्स होती हैं लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने की। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स के लिए। देखिए प्लांट्स के लिए क्या होता है कि प्लांट्स में जो है आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, सायोफाइट्स जिन्हें कहा जाता है, कुछ होते हैं हेट्रोफाइट जो कि सन लविंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइट जो है, अगर लो इंटेंसिटी की लाइट है तो ये लाइट जो है आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको हैम्पर करती है, उसको रिड्यूस कर देती है। और अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो है नहीं अच्छे से होता है या फोटोसिंथेसिस में फ्लक्चुएशन आते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हिंडर हो जाती है, उसमें ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर जो हैं वो कॉज हो जाते हैं। तो लो इंटेंसिटी लाइट जो है वो हार्मफुल होती है प्लांट के लिए। इवन हाई लाइट इंटेंसिटी जो है इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द प्लांट। हाई लाइट इंटेंसिटी में जो है आपका रैपिड लॉस ऑफ वाटर होता है और रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। प्लांट में जो है आपके प्लांट जो है वो एग्जॉस्ट होने लगता है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल। एक पर्टिकुलर रेंज होती है लाइट की जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है, एक्सेस अमाउंट में या लो अमाउंट में, दोनों ही प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये जो शेड लविंग प्लांट होते हैं। देखिए जो सायोफाइट्स प्लांट होते हैं
ये पार्शियल शेड में ग्रो होते हैं, पार्शियल शेड में ग्रो होते हैं, फॉर एग्जांपल बीटल वाइन और बकवीट। ये जो है पार्शियल शेड इनके लिए रिक्वायर्ड होती है, इनके लिए जो लाइट अमाउंट होता है वो माइल्ड लाइट अमाउंट जो है इनके लिए रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली दे प्रेफर्स दी शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है सायोफाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोफाइट्स की। देखिए हेट्रोफाइट्स जो होते हैं ये सन लविंग प्लांट होते हैं, सन लविंग प्लांट होते हैं और इनके लिए जो है प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ सन चाहिए होता है इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इनको जो है इन वास्ट जो एक्सपोजर होता है सन का वो चाहिए होता है। अब देखिए जो लाइट होती है, लाइट जो होती है हमारी 1% लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो पाती है हमारी बायोकेमिकल एनर्जी में। ओनली 1% लाइट इज कन्वर्टेबल इन दी बायोकेमिकल एनर्जी और इट इज ओनली द 1%। फाइन, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट पे। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है एक प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट होता है अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट जो कि एक प्रिज्म से जब पास ऑन करती है तो जो डिस्पर्शन होता है, जो डिस्पर्शन होता है उसे कहा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ में जो है वो डिस्पर्स करती है तो दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइट। अब देखिए क्वालिटी ऑफ लाइट जो है डिफरेंट कलर जो है जो वेवलेंथ होती है वो जो है क्वालिटी ऑफ लाइट के अंदर आती है कि कितनी वेवलेंथ में जो लाइट है वो रिक्वायर्ड है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले वॉयलेट की। देखिए वॉयलेट जो है 400 to 435 जो है माइक्रोन, मिली माइक्रोन जो होता है उसकी वेवलेंथ में वॉयलेट कलर जो है इतनी वेवलेंथ में होता है। वॉयलेट कलर जो है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, एब्जॉर्ब होता है फोटोसिंथेसिस में। देन ब्लू कलर, वॉयलेट के बाद ब्लू कलर 435 to 490 मिली माइक्रोन जो है ये भी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है आफ्टर वॉयलेट फॉलोड बाय द वॉयलेट। ब्लू कलर, देन ग्रीन कलर 490 to 574 की वेवलेंथ में जो है आपका ग्रीन कलर की वेवलेंथ होती है आपकी 490 to 574। देन येलो कलर, येलो कलर की वेवलेंथ होती है 574 to 595 मिली माइक्रोन। ऑरेंज कलर 595 to 626 मिली माइक्रोन। एंड रेड कलर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर जो है 626 to 750 मिली माइक्रोन का जो है इसका वेवलेंथ होता है। एंड रेड कलर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ मोस्ट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। रेड कलर जो है सबसे ज़्यादा प्लांट के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है और मोस्ट फेवरेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। उसके बाद वॉयलेट कलर, रेड के बाद वॉयलेट कलर एंड देन ब्लू कलर। ये जो है इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ एंड में जो पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं उनके लिए। उसके बाद जो है आपका जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं वो जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करती हैं तो उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। बट प्लांट ग्रोथ के लिए रेड वॉयलेट एंड ब्लू ये तीन लाइट्स होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये थी आपकी लाइट की इंटेंसिटी, कलर ऑफ लाइट एंड डिफरेंट वेवलेंथ, जिसमें जो है जो कलर है ये जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है और जो वेवलेंथ इसके अंदर आती हैं ये सारी ही जो है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। ये कलर्स जो हैं इतनी वेवलेंथ पे जो है ये कलर्स जो हैं विजिबल होते हैं और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ में प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब देखिए जो लाइट का ड्यूरेशन है वो किस तरह से होना चाहिए उसकी बात करते हैं। अब देखिए ड्यूरेशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, अराउंड आवर्स में हम इसे जो है बोल सकते हैं कि कितने आवर्स जो है पर्टिकुलर एक प्लांट को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू पर डे जो है कितना आवर्स जो है इनको अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, वो होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे जो प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट और इंटरमीडिएट प्लांट में जो है क्लासीफाइड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्ग डे प्लांट की। देखिए जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं इनको अराउंड 12 आवर और मोर देन 12 आवर की जो है लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो लाइट का ड्यूरेशन होना चाहिए इट शुड बी मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स
ताकि जो है ये अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने जो वाइटल फंक्शन है प्लांट के, वो जो है कंप्लीट कर सकें। देखिए फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट सेट के लिए जो है लाइट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में, जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स का एग्जाम्पल है आपका शुगर बीट, व्हीट, बार्ले, ये सारे जो है लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और इन्हें जो है हाई लाइट ड्यूरेशन, मतलब जो ड्यूरेशन होती है इट शुड बी ग्रेटर देन 12 आवर्स। अब बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की। देखिए शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है इट शुड बी लेस देन 12 आवर। लेस देन 12 आवर में ही ये अपने जो है वाइटल फंक्शन को जो है कंप्लीट करते हैं। जो फ्लावरिंग, जो फ्रूट सेट होती है उनके लिए जो है इन्हें लेस देन 12 आवर पर डे जो है लेस देन 12 आवर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर शॉर्ट डे प्लांट। अब देखिए शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल क्या हैं। देखिए राइस हो गया, सोरगम हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं शॉर्ट डे प्लांट के। तो ये थे आपका लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट। देखिए अब आता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल मतलब इसमें किसी भी तरह का जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है लाइट का वो नहीं चाहिए होता है, या यूँ कहे इनके लाइट के टाइम पीरियड से, लाइट के ड्यूरेशन से इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी इफेक्ट जो है उसका नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टमाटो एंड मीज, तो दे आर डे न्यूट्रल प्लांट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टेन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। उन्हें लाइट का कोई भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन या लाइट का उनके फ्लावरिंग पे, उनके फ्रूट सेट पे, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, उनकी फ्रूट क्वालिटी पे जो है कोई भी असर नहीं होता है। तो ये होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। देखिए डे न्यूट्रल प्लांट टोमेटो, मेज मैंने आपको बताया। शॉर्ट डे में बताया राइस, सोरगम, कॉटन। लॉन्ग डे व्हीट, आपका शुगर बीट और पोटैटो, बार्ले। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है नोटिसेबल है कि जो रवि क्रॉप्स हैं, रवि क्रॉप्स जो हैं वो जो है लॉन्ग डे प्लांट्स में आते हैं, और जो खरीफ क्रॉप है, जैसे देखिए राइस खरीफ है, तो ये जो है शॉर्ट डे, इनके लिए शॉर्ट डे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि रवि की जैसे मेजर क्रॉप हो गया आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, आपका शुगर बीट हो गया। तो ये सारी जो हैं आपकी वीट और बार्ले रवि क्रॉप्स हैं, मेजर रवि क्रॉप्स हैं। तो इनसे आप याद रख सकते हैं कि ये जो है आपकी लॉन्ग डे प्लांट है। और शॉर्ट डे प्लांट देखिए राइस हो गया, आपका सनफ्लावर हो गया। राइस जो है आपका खरीफ क्रॉप है, तो ये क्या है आपका शॉर्ट डे प्लांट है। अब बात करते हैं डे न्यूट्रल की। तो डे न्यूट्रल में टमाटो और मेज, इसको आप जो है याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट की। देखिए लाइट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो डायरेक्शन होता है लाइट का, कि जो सनलाइट है किस डायरेक्शन से जो है प्लांट पे पड़ रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। देखिए इन जो सदर्न स्लोप्स होते हैं, सदर्न स्लोप जो होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है बेटर होती है देन दी नॉर्दर्न स्लोप। क्यों होती है? क्योंकि जो सदर्न स्लोप होता है वहाँ पे जो सनलाइट होता है, जो सनलाइट का जो हायर कंट्रीब्यूशन होता है सदर्न स्लोप में होता है। तो इस वजह से जो होता है वहाँ पे जो प्लांट्स होती हैं उसका जो ग्रोथ होता है वो बेटर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट भी जो है मैटर करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, जो पोजीशन होती है प्लांट्स के ऑर्गन्स की, वो जो है आपकी मैटर करती है प्लांट के डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन में। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि एक टर्म आता है यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म ये क्या होता है? देखिए फोटोट्रॉपिज्म होता है जब प्लांट की जो पोजीशन होती है, प्लांट की पोजीशन होती है चेंज हो जाती है, ऑर्गन्स की, प्लांट के ऑर्गन्स की जो पोजीशन होती है, मतलब लीव्स की या फ्लावर की या प्लांट पार्ट्स की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू दी नीड ऑफ लाइट। लाइट की नीड में या लाइट की तरफ जब जो प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने लगता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, देखिए सनफ्लावर क्या करता है, जिस तरफ से जो सन की रेज आती हैं उस तरफ जो है वो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। जब प्लांट अपनी पोजीशन को, अपने प्लांट पार्ट्स की पोजीशन को चेंज करने लगता है फॉर द नीड ऑफ लाइट, या लाइट की डायरेक्शन की तरफ जब चेंज करने लगता है तो उसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आता है। तो फोटोट्रॉपिज्म, इस टर्म को आप याद रखेंगे।
कि जब प्लांट जो है अपने पार्ट को जो है, अपने पार्ट की पोजीशन को, अपने ओरिएंटेशन को चेंज करता है टुवर्ड्स द लाइट डायरेक्शन। आपका सनफ्लावर के एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे, फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है सनफ्लावर। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, द चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, प्लांट की मॉर्फोलॉजी में जो चेंज आते हैं ड्यू टू द लाइट, दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटो मतलब लाइट से है, मॉर्फोजेनेसिस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब बाहर से जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के, वो जब चेंज होने लगते हैं तो वो टर्म होता है आपका, कहलाता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। बेसिकली जो है यूवी रेज, जैसे यूवी रेज जो है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है हार्म करती हैं, तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट्स होती हैं वो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, उसके मॉर्फोलॉजिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जिस तरह से जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को कहा जाता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो ये था आपका फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट विल मूव टू सॉइल टेम्परेचर। तो ये सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह से प्लांट ग्रोथ को जो है इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, जो टेम्परेचर होता है सॉइल का, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए, प्लांट का ग्रोथ जो है वो सॉइल में, सॉइल टेम्परेचर जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ को बहुत ही काफ़ी हद तक जो है इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, सीड जर्मिनेशन से लेकर आपकी फ्रूट तक, फ्रूट क्वालिटी तक जो है सॉइल जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल में ही स्टैब्लिश रहता है। तो सॉइल के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, सॉइल के अंदर जो जो भी प्रॉपर्टी सॉइल की होती हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है प्लांट की ग्रोथ को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, इधर इन दी पॉजिटिव वे और दी नेगेटिव वे। तो दोनों ही जो है असर सॉइल की फ्लक्चुएशन के प्लांट पे पड़ते हैं। सॉइल अगर हेल्दी है, सॉइल का टेम्परेचर अगर मेंटेन है, तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बेटर वे में होती है। बट इफ सॉइल इज़ नॉट हेल्दी, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लैक कर रहे हैं या टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जर्मिनेशन प्रॉब्लम जो है, सीड के लिए जर्मिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन रेट जो होता है वो जो है डिक्रीज हो जाता है। इफ़ टेम्परेचर इज सुटेबल, टेम्परेचर मेंटेन है, तो जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन परसेंट जो होता है, जर्मिनेशन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो किस तरह से जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए क्रूशियल होता है। देखिए, वाटर अपटेक और न्यूट्रिएंट अपटेक प्रॉपर्टी जो सॉइल में होती है वो टेम्परेचर से फ्लक्चुएट होती है, और वाटर अपटेक और जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो है नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो है आपका प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि सॉइल टेम्परेचर के द्वारा जो है फ्लक्चुएट होता है, या जो है इसके द्वारा जो है ये प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की, इट शुड बी गुड, ताकि जो वाटर है वो रिटेन हो सके सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर जो है अवेलेबल हो सके प्लांट के लिए। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी की। देखिए, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो है एक्टिव होती है। अराउंड 18 टू 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है माइक्रोब्स जो होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। देखिए, माइक्रोब्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन टेम्परेचर को, सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से जो है सॉइल टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है, जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो जर्मिनेशन को, सीड जर्मिनेशन को जो है इन्फ्लुएंस करता है। एक सर्टेन टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के टाइम पे सॉइल में मेंटेन होना जो है नेसेसरी होता है बेटर जर्मिनेशन के लिए, और रूट के डेवलपमेंट के लिए भी जो है जर्मिनेशन क्रूशियल रोल प्ले करता है। सॉरी, टेम्परेचर जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके रूट के डेवलपमेंट के लिए और जर्मिनेशन के लिए भी। नेक्स्ट जो है सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है सॉइल टेम्परेचर। सॉइल स्ट्रक्चर के लिए भी जो है एक क्रूशियल रोल और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है प्ले करता है सॉइल टेम्परेचर। तो इस तरह से जो है सॉइल टेम्परेचर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हीट इंजरीज और कोल्ड इंजरीज के बारे में। देखिए, ये दोनों ही जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के कारण जो है ये इंजरीज प्लांट में होती हैं। हीट इंजरी को जो है थर्मल डेथ पॉइंट भी कहा जाता है, थर्मल डेथ पॉइंट। अब देखिए, जब टेम्परेचर जो है वो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस जो है पहुंचता है टेम्परेचर, तो प्लांट में जो है हीट इंजरीज जो है
कॉज होती हैं, प्लांट सेल्स जो होती हैं वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो इनएक्टिव हो जाती हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो जो है आपके डेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के। हाई टेम्परेचर जब जो है सॉइल में या क्लाइमेट में जब है जो हाई टेम्परेचर होता है तो वो जो है आपके प्लांट ग्रोथ को हैम्पर करता है। अब देखिए ये तो जो है नॉर्मल प्लांट्स के लिए है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, बट कुछ प्लांट होते हैं जैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी जो है टॉलरेट नहीं कर पाते। 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो विदर हो जाते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो हीट इंजरी में जो है हीट इंजरीज देखिए इस तरह से जो है क्लोरोटिक प्रॉब्लम जो है हीट इंजरीज में आती हैं। प्लांट फ्रूट में देखिए फ्रूट को जब हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होता है तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिटेरिएट हो जाती है, बहुत सारे जो डिस्कलरेशन होता है वो जो है प्लांट में होने लगता है। तो हीट इंजरीज जो है बहुत सारे डिसऑर्डर जो होते हैं प्लांट में वो क्रिएट करती है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें स्कॉचिंग हो जाती है, या जो प्लांट होता है वो जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका विदर हो जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं हीट के कारण जो है प्लांट में होते हैं। अगली सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। देखिए जो हाई टेम्परेचर होता है इसमें जो होता है प्लांट्स में हाई टेम्परेचर के कारण रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो रिजर्व फूड होता है उसका रैपिड डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। जो रिजर्व फूड होता है वो रैपिडली जो है डिक्रीज होने लगता है, जिससे प्लांट की जो हेल्थ होती है वो डिक्रीज होने लगती है। प्लांट जो है जो क्वालिटी होती है प्लांट की वो जो है डिक्रीज होने लगती है। देखिए हाई टेम्परेचर से जो होता है फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। लाइक जो लीव्स होती हैं उनमें जो है डिस्कलरेशन होने लगता है, लीव्स ग्रीन से जो है उनका जो ब्राउन कलर या वो जो है सूखने लगती हैं, विदर होने लगती हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं हाई टेम्परेचर के कारण होती हैं, जो हाईली जो है प्लांट ग्रोथ को हैम्पर करती है। नेक्स्ट जो है हीट इंजरी के कारण सन क्लैड। देखिए सन क्लैड मैंने आपको टमाटो में बताया था कि जब टमाटो का जो फ्रूट होता है हाई टेम्परेचर के डायरेक्ट एक्सपोजर के सन एक्सपोजर में आता है तो उसमें डिस्कलरेशन, इस तरह के जो है डिस्कलरेशन उसमें होने लगता है। तो ये जो है सीवियरली जो है टमाटो की क्रॉप को हार्म करता है, या किसी भी फ्रूट को, कैप्सिकम में भी जो है ये कॉज होता है सन क्लैड। तो ये जो है बहुत ही एक सीरियस डिसऑर्डर है टमाटो जैसी क्रॉप्स के लिए, जो कि एक पेरिशेबल क्रॉप है और बहुत ज़्यादा ही जो है इसको हार्म जो है फील्ड में सन क्लैड से पहुंचता है। तो उसे कहा वो है आपका हीट इंजरी है सन क्लैड, जिसमें फ्रूट का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है, इस तरह से ये है सन क्लैड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम ग्रिडल की। देखिए स्टेम ग्रिडल में जो होता है, जो स्टेम होता है ग्राउंड लेवल पे जो स्टेम होता है उसमें स्कॉचिंग मतलब वो ड्राई होने लगता है, एक बर्निंग टाइप जो अपीयरेंस होता है प्लांट के स्टेम में वो आने लगता है। बेसिकली ये यंग सीडलिंग में ये प्रॉब्लम देखा जाता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को जो है टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, इसलिए जो है यंग सीडलिंग्स को जो है हाई टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। देखिए आपके कॉटन की जो यंग सीडलिंग्स होती हैं बेसिकली उसमें जो है ये स्टेम ग्रिडल का प्रॉब्लम जो है देखा जाता है। तो इस तरह से जो है हीट इंजरी जो है टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, हाई टेम्परेचर जो है प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ये नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड इंजरी की। कोल्ड इंजरी इट इज कॉज ड्यू टू लो टेम्परेचर। जब भी जो प्लांट होता है वो लो टेम्परेचर में एक्सपोज होता है या लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जो है कोल्ड इंजरीज कॉज होने लगती है। अब बात करते हैं चिलिंग इंजरी की। देखिए चिलिंग इंजरी में क्या होता है कि प्लांट जब जो है लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, जब लो टेम्परेचर में एक्सपोज होता है, फॉर एग्जांपल जो कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे शुगरकेन हो गया या सोरगम हो गया, मेज हो गया, इनमें जो विंटर मंथ्स में पीक जो विंटर मंथ्स होते हैं उनमें जब जो टेम्परेचर होता है नाइट टेम्परेचर वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की होने लगती हैं। इनका लीफ का जो कलर होता है वो येलो कलर का होने लगता है, जो कि क्लोरोटिक प्रॉब्लम, लीव्स जब है क्लोरोटिक प्रॉब्लम जो है कॉज करता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं चिलिंग इंजरी के लिए, लो टेम्परेचर के लिए। देखिए ये जो है ये पाम ट्री है, उसका जो है ये लीफ है जो चिलिंग इंजरी के कारण जो है इसमें कलर जो है इसका चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो है जो कोल्ड इंजरीज होती हैं, चिलिंग इंजरीज होती हैं, वो जो है लीव्स को जो है बहुत ही ज़्यादा हार्म करती हैं, ओवरऑल प्लांट को जो है हार्म करती हैं, बट बेसिकली जो लीव्स होती हैं वो जो है लो टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और लीफ के अफेक्ट होने से ओवरऑल प्लांट ग्रोथ जो है वो जो है हैम्पर होने लगती है।
अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दिस इज एन टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे जो है फ्रीजिंग इंजरी है, फ्रीजिंग इंजरी। अब देखिए जो फ्रीजिंग इंजरी होती है ये बेसिकली टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखी जाती है। टेम्परेट रीजन के प्लांट्स में जो प्रॉब्लम होती है कि जब वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में जो है वाटर फ्रीज होने लगता है या आइस क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रॉस्ट इंजरी का प्रॉब्लम होता है या फ्रीज इंजरी का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे देखा जाता है। और प्लांट उस कंडीशन में जो है पूरी तरह ही जो है प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, प्लांट का जो फंक्शंस होते हैं वो जो है स्टॉप हो जाते हैं। तो फ्रॉस्ट इंजरी देखिए इस तरह से जो है लीव्स में जो है आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, जो वाटर होता है वो जो है फ्रीज होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए फ्रॉस्ट प्रॉब्लम जो है फ्रॉस्ट डैमेज पोटैटो में देखा जाता है। तो ये जो है फ्रॉस्ट के लिए जो है पोटैटो सेंसिटिव होता है। तो इस तरह से जो है इसमें फ्रीजिंग इंजरीज जो है वो कॉज होती है अंडर कोल्ड इंजरीज। नेक्स्ट बात करते हैं सफोकेशन की। देखिए सफोकेशन में बेसिकली क्या होता है, विंटर मंथ्स में जब जो पीक विंटर मंथ होते हैं उस टाइम पे जो आइस होती है, स्नोफॉल होता है, तो वो जो है ग्राउंड को कवर कर लेता है, जो वेजिटेशन होता है उसको कवर कर लेता है, जिसके कारण जो है प्लांट्स के लिए सफोकेशन वाली कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। प्लांट के लिए जो है ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की जो अमाउंट होता है वो जो है लैक कर जाता है और जो क्रॉप्स होती हैं वो सफ़र करने लगती हैं। तो इस तरह से जो है सफोकेशन की प्रॉब्लम भी जो है कोल्ड इंजरी के कारण या लो टेम्परेचर के कारण जो है कॉज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हीविंग। देखिए हीविंग बेसिकली होता है लिफ्टिंग अप ऑफ द प्लांट विद द सॉइल। देखिए सॉइल के साथ जब प्लांट को लिफ्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है हीविंग। बट हीविंग जब प्लांट को जो है लिफ्ट किया जाता है तो जो रूट होती हैं वो लो टेम्परेचर में एक्सपोज होती हैं। लो टेम्परेचर में एक्सपोज होने के कारण, लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने के कारण जो है रूट जो है वो इससे अफेक्ट होने लगती हैं। तो रूट की जो ग्रोथ होती है, जब प्लांट को दूसरे प्लेस में जो है स्टैब्लिश किया जाता है तो जो उसकी ग्रोथ होती है वो जो है हैम्पर होने लगती है। रूट जो है वो, उनके रूट के जो टिश्यूज होते हैं वो जो है डेड हो जाते हैं। तो हीविंग का प्रॉब्लम भी जो है लो टेम्परेचर के कारण कॉज होता है। तो ये सारे जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं जो प्लांट में फंक्शंस में किस तरह से जो है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को, वो सारी जो है इस चीज़ें हमने इस चीज़ के अंदर डिस्कस की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। देखिए ह्यूमिडिटी भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है प्लांट के ग्रोथ के डेवलपमेंट में। प्लांट का जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, ह्यूमिडिटी एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। आपका प्लांट की ग्रोथ के लिए, स्टोरेज के लिए जो है ह्यूमिडिटी एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है ना। वो ह्यूमिडिटी एक्चुअली में होती क्या है ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी जो है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में वो जो है आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है। दैट इज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे जब जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनी सीजन होता है उस टाइम पे मॉइस्चर हमारे जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो वही होता है हमारा ह्यूमिडिटी। आजकल जैसे वार्म सीजन है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ड्राई सा है, कोई भी मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है उतनी नहीं है। बट जिस टाइम पे रेनी सीजन होता है या रेन जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे हम फील कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को। तो दैट इज द ह्यूमिडिटी, दैट मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज द ह्यूमिडिटी। वो जो है ह्यूमिडिटी होती है। अब देखिए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि जो एक्चुअल मास होता है वाटर वेपर का इन द गिवन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो टोटल मास होता है, एक्चुअल मास होता है वाटर वेपर का, उसे कहा जाता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक एटमॉस्फेयर में एक्चुअल मास होता है वाटर वेपर का एक्चुअल मास इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर। मतलब एक एटमॉस्फेयर है विच इज़ एन मॉइस्ट एयर, उसके अंदर जो
टोटल मास होता है, एक्चुअल मास होता है वाटर वेपर का इन द गिवन वॉल्यूम, उसे कहा जाता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो क्यूबिक मीटर में जो है ये मेजर की जाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है आपकी वेट ऑफ वाटर वेपर। अब देखिए जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो डील करती है मास ऑफ वाटर वेपर से। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इट डील्स विद द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है इट इज़ एन वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ मॉइस्ट एयर में जो टोटल वेट होता है आपका वाटर वेपर का वो जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आती है, वो होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एंड ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ द एयर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ द मॉइस्ट एयर। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सिंग रेशो की। ना व्हाट इज मिक्सिंग रेशो बेसिकली the ratio of the mass of water vapor contained in a air moist sample। एक air moist sample में water vapor का mass जो होता है to the mass of air dry air का जो मास होता है उसके रेशो को कहा जाता है मिक्सिंग रेशो। एंड बेसिकली जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है वो वाटर वेपर इन ग्राम टू पर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर है वो जो है इसको इस यूनिट में जो है इसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, RH जिसे कहा जाता है। और स्टोरेज के लिए बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जो है यूज़ किया जाता है इन फिक्स टेम्परेचर, सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्टेन रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, देखिए ये होता है रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर। एक एयर में जो गिवन वॉल्यूम होता है उसमें जो प्रेजेंट होता है वाटर वेपर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन के लिए जो वाटर वेपर रिक्वायर्ड होता है अंडर द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक फिक्स टेम्परेचर में जो के अंदर जो वाटर वेपर रिक्वायर्ड होता है सैचुरेशन के लिए उसका रेशो, इन दोनों का रेशो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली जो है स्टोरेज के लिए जो है प्लांट के जो फ्रूट्स होता है ग्रेन होती हैं उनके स्टोरेज के लिए बेसिकली आपने देखा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यूज़ किया जाता है कि 80 to 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंडर इतना डिग्री सेल्सियस जो है होनी चाहिए एक प्लांट के एक फ्रूट के क्रॉप के लिए या ग्रेन के स्टोरेज के लिए एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे दिया जाता है, तो वो होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए नेक्स्ट जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए ये टेम्परेचर जब वाटर वेपर जो होता है आपका विजिबल फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट में जो है कन्वर्ट होने लगता है, विजिबल होने लगता है एज अ वाटर ड्रॉपलेट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो उसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू जो है आप ड्रॉपलेट्स देखते होंगे जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उन्हें ड्यू कहा जाता है। तो जब वाटर वेपर जो है ड्रॉपलेट्स फॉर्म में जो है कन्वर्ट होने लगता है, ड्रॉपलेट फॉर्म में विजिबल फॉर्म में आने लगता है जब वाटर वेपर, तो उसे कहा जाता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर डिफिशिएट। देखिए जो वेपर प्रेशर डिफिशिएट होता है इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है इट इज़ बेसिकली दी वेपर प्रेशर डिफिशिएट। तो ये जो है आपके डिफरेंट जो ह्यूमिडिटी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ह्यूमिडिटी के अंदर आती हैं और विच एक्चुअली प्लेज द क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एंड क्रॉप्स, और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी जो है ये इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन क्रॉप प्लांट्स। ये क्या क्या इम्पैक्ट जो हैं ह्यूमिडिटी के प्लांट्स पे पड़ते हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ये इंटरनल वाटर पोटेंशियल जो होता है प्लांट का उसको अफेक्ट करती है ह्यूमिडिटी। प्लांट का जो
अगर ह्यूमिडिटी जो है अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में तो प्लांट का जो अपटेक होता है वाटर का इट इज़ एक्चुअली लेस। ठीक है, तो जो इंटरनल वाटर पोटेंशियल होता है उसे इफ़ेक्ट करती है ह्यूमिडिटी। देखिए हाई ह्यूमिडिटी जो है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट को, क्रॉप के लिए जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है उसको जो है रिड्यूस करती है, और इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस जो क्रॉप की जो इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस जो होता है क्रॉप का वो जो है आपका डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्ट होगा तो उसमें जो इवेपोट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, या जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ड्राई क्लाइमेट में होती है। ड्राई क्लाइमेट में जहाँ पे जो है एयर में जो है मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है ये जो हाई ह्यूमिडिटी होती है वो हार्मफुल इफेक्ट भी जो है प्लांट में हार्मफुल इफेक्ट भी देती है, उसकी ग्रोथ को जो है हैम्पर करती है। कुछ स्पोरोफिटिक और पैरासिटिक फंजाई और बैक्टीरिया जो होती है उनकी ग्रोथ को जो है फेवर करती है हाई ह्यूमिडिटी। देखिए हाई ह्यूमिडिटी से बेसिकली जैसे ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो और कुछ थ्रिप्स होते हैं, जैसेट जो होते हैं, इनकी ग्रोथ इनका जो अकरेंस होता है वो हाई ह्यूमिडिटी में होता है। ब्लाइट जो डिजीज होती है पोटैटो की ये भी जो है हाई ह्यूमिडिटी में कॉज होती है। तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी जो है हाई ह्यूमिडिटी के कारण जो है प्लांट में कॉज होते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली जो प्लांट के लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ग्रेटर देन 40% जो है ह्यूमिडिटी जो प्लांट जो है फेवर करता है। देखिए 2017 का जो एएफओ का एग्जाम था उसमें जो है ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लांट के लिए जो है जनरली जो ह्यूमिडिटी होती है कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो रिलेटिव क्वेश्चन जो होते हैं ह्यूमिडिटी, देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है प्लांट के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 40% जो है वो फेवरेबल होती है प्लांट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वेरिएशंस आते हैं ह्यूमिडिटी में। ठीक है, ह्यूमिडिटी में जो वेरिएशन आते हैं वो किस तरह से जो है ह्यूमिडिटी के कारण जो है एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस आते हैं। देखिए पहली बात करते हैं कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो आपकी इक्वेटर लाइन पे, इक्वेटर में जो है हाईएस्ट होती है और मिनिमम होती है पोल्स में। मैंने आपको बताया था इस तरह से अर्थ जो होता है आपका, इसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, ये आपका लैटिट्यूड हुआ। तो ये जो आपकी बात करी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, इक्वेटर लाइन जो है आपको बीच से इक्वेटर लाइन जो है पृथ्वी की जाती है, अर्थ के बीच से इक्वेटर लाइन जाती है। तो अर्थ पे जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है इक्वेटर लाइन पे वो मैक्सिमम होती है, और पोल में नॉर्थ पोल इधर जो पोल होते हैं यहाँ पे जो है ये मिनिमम होती है। तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो पोल में मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। ये बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन रेज होने की किसी भी तरह से जो है पॉसिबिलिटी होती है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनसे जो है रेज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है पोल्स पे मिनिमम और इक्वेटर लाइन पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो जो है आपकी मिनिमम होती है सनराइज में और मैक्सिमम होती है आफ्टरनून में। देखिए मिनिमम सनराइज के टाइम पे होती है और मैक्सिमम होती है आफ्टरनून अराउंड 2 to 3 PM। 2 to 3 PM जो है ये आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो जो होती है मिनिमम होती है सनराइज के टाइम पे और मैक्सिमम होती है आपकी आफ्टरनून में। अब देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये जो है सनराइज के टाइम पे जो है ये मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है आपकी डे टाइम में। देखिए दोनों ही ऑपोजिट है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है आपकी सनराइज के टाइम पे मिनिमम और आफ्टरनून में मैक्सिमम, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये आपकी जो है मैक्सिमम होती है सनराइज पे और मिनिमम होती है 2 to 3 PM पे। तो इस तरह से जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डे टाइम में जो है वेरी करती है। अब देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये इक्वेटर में अराउंड होती है 80%। देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसे परसेंटेज में इसे मेजर किया जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी जो है इक्वेटर पे होती है आपकी 80% और पोल्स पे, मतलब ये जो लाइन है इक्वेटर लाइन, यहाँ पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 80% और पोल्स पे होगी 85%। तो ये थे आपके ह्यूमिडिटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी और वेरिएशंस जो आते हैं ह्यूमिडिटी के अंदर, वो सारी चीज़ें। तो चलिए जो आज का टॉपिक है यहाँ पे जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे।
तो ये जो है जीमेल एड्रेस है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी जो है भेज सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है टॉपिक के रिगार्डिंग, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। Iya Pak, jadi tukang bau. Bisa bilang katakan.